हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई बेहतरीन वीडियो में। तो आज शुरू करने वाले हैं जो आपका त्रिभुज पाठ होने वाला है, इसी का बनसौड़ लेके आए हैं। इतनी जबरदस्त तरीके से हम आपको यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि आप लोगों ने त्रिभुज को जैसा समझ रखा होगा, थेल्स जो आपकी प्रमेय है, बहुत आसान तरीके से हम आपको उस थेल्स प्रमेय को कराने वाले हैं। तो जितने लोग थेल्स प्रमेय के बारे में नहीं जानते हैं, आधारभूत थेल्स प्रमेय जो आपकी है उसके बारे में नहीं जानते हैं, या उनको उस प्रमेय से डर लगता है, तो सभी लोग यहाँ पे आएंगे, इस वीडियो को देखेंगे। और जिनको नहीं पता है इस सीरीज के बारे में, उस थेल्स प्रमेय के बारे में, आप लोग उनको जरूर इस थेल्स चाचा की प्रमेय के बारे में आप उनको भैया जी जरूर बता देंगे कि थेल्स प्रमेय क्या होती है। और ये आपके पाठ जो आपका 6 होने वाला है, बहुत तरीके से हम इसको समाप्त कर देंगे, बहुत जल्दी ही इसको समाप्त कर देंगे। आपका 1 घंटे का वीडियो नहीं होने देंगे, क्योंकि 1 घंटे का बनाना होता है तो हम पूरा आपका पार्ट बनसौड़ में नहीं लाते हैं, ये सबको पता है। हमारे जितने भी अभी आपने तक के वीडियो देखे हैं, कोई 45 मिनट का है, कोई 35 मिनट का है, कोई 33 मिनट का है, तो ये भी यही आपका ऐसा है कुछ जाने वाला है। तो सबसे पहले त्रिभुज होता क्या है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, फिर ये आपकी कक्षा 12 की क्लासेस भी जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखेंगे को आज आपको सिखाने वाले हैं लेसन नंबर कौन सा होने वाला है, चैप्टर नंबर आपका से होने 6 त्रिभुज। इस त्रिभुज की पूरी नैया को आज हम पार कराने वाले हैं। इस त्रिभुज की पूरी क्या कराने वाले हैं, नैया को आप यहीं से पार करेंगे। इस त्रिभुज की पूरी नैया आप यहीं से पार करने वाले हैं। तो देखेंगे सबसे पहले इस त्रिभुज पाठ में आप सीखने क्या वाले हैं। सबसे पहले इस त्रिभुज पाठ में आप सीखने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समरूप और संग्रांसम पता हो, समरूप पता हो और संग्रांसम पता हो। सर्वगांसम होता है दोस्तों, सर्वगांसम। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि जो आपके समरूप क्या होते हैं। जब आपको समरूप बहुत अच्छी तरीके से हम बता देंगे, तब आपको सर्वगांसम भी पता चल जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। तो समरूप क्या होते हैं, जिनकी आकृति और आकार बराबर होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, समरूप। और संग्रांसम भी होते हैं, सर्वगांसम भी होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपके सामने 2 वृत्तों को बनाएंगे। 2 वृत्त को कैसे बनाएंगे, मान लीजिए इनका आकृति इनकी समान है लेकिन आकार नहीं है। आकृति का मतलब होता है, यहाँ पे लिखेंगे, आकृति का मतलब होता है क्या, आकृति का मतलब होता है भैया जी शेप। ये कैसे दिख रहे हैं, SHAP, इनका मतलब होता है शेप। और आकार का मतलब होता है सार। आकार का मतलब क्या होता है, साइज, मतलब कि किस साइज का है। ठीक, अब आप इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, पूरा पाठ आपका इन्हीं पे टिका है, पूरा पाठ आपका इन्हीं पे टिका है। अब देख लेंगे आकृति और आकृति में कोई भी अंतर नहीं है, पूरा पाठ इन्हीं पे टिका है। ठीक, आकृति और आकार में, शेप और साइज में। तो यहाँ पे आपका आकार देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक गोला, गोल ये मान लीजिए आपका है। ठीक, ये आपका बड़ा गोला है, ये हमने आपका एक छोटा गोला बना लिया। अब देखेंगे यहाँ पे इसका आकार कैसा है और इसका आकार कैसा है। मतलब कि फिलहाल तो ये आपके दोनों एक गोल गोल हैं, लेकिन इसकी आकृति आपकी बराबर है। जिसकी आकृति आपकी सेम रहती है, आकृति आपकी बराबर रहती है, वह आपके क्या होते हैं, वही आपके समरूप होते हैं। जिनकी आपका आकार जो है छोटा बड़ा हो जाए उससे मतलब की बात नहीं है, लेकिन आकृति आपकी एक जैसे ही रहनी चाहिए। मान लीजिए ये आपका एक गोला है, गोला, ठीक, और यहाँ पे आपका त्रिभुज दे दिया जाए। अब आपसे पूछा जाए ये वाला आपका कैसा है, समरूप है कि सर्वगांसम है, तो ये आप लोग कहेंगे ना समरूप है। जब समरूप नहीं है तो सर्वगांसम तो फिलहाल वैसे भी नहीं होगा। अगर आपके सामने यहाँ पे ये बड़ा त्रिभुज दे दिया जाए और इसी प्रकार का इधर 2 कॉपी बना दिया जाए, तो ये अब आपसे पूछा जाएगा ये आपका समरूप है कि नहीं। कहेंगे बाबूजी इसमें क्या पूछ रहे हैं, इसकी आकृति भी एक जैसी है, आकार भी आपका इसका बराबर है। जिसमें आकार और आकृति दोनों की बराबर रहती है, मतलब कि हम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं और सेम इसी प्रकार आपका यहाँ पे यही चित्र दिखने लग जाए, तो वो उसकी आकृति और आकार दोनों बराबर होंगे कि नहीं। जब आकृति और आकार एक जैसे होते हैं तो वो आपके क्या होते हैं, सर्व
गांसम होते हैं। जब आपकी आकृति एक जैसी हो, आकार छोटा बड़ा हो जाए, तब आपका समरूप होगा। तो हम आपको यहाँ पे एक बात क्या बताने वाले हैं कि सभी जो आपके समरूप होते हैं, सभी समरूप सर्वगांसम नहीं होते हैं, लेकिन सभी सर्वगांसम आपके समरूप होते हैं। इतनी बात समझ लिए हैं। तो अब आपको इन 3 उदाहरणों से क्या बताने वाले हैं, ये आपका भैया जी समरूप है, ये आपका समरूप है, समरूप है, ये आपका न ही समरूप है और न ही सर्वगांसम है, तो इसको कट कर देंगे। तो ये आपका क्या है, ये आपका सर्वगांसम है। ठीक, इतना ही बताना था इस पाठ में, यही बेसिक है। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं, अब हम आपके सामने 6 पॉइंट जो 1 है इसके प्रश्नों को यहाँ पे लिए हैं। अब आपको यहाँ पे एक फिगर हम आपको बना दे रहे हैं, उसको आपको बताना है ये समरूप है कि नहीं है। फिलहाल तो देखेंगे एक फिगर आपका ये इस प्रकार का है। ठीक, एक फिगर ये आपका इस प्रकार का, इसकी ये 3 सेंटीमीटर, इसकी भी 3 सेंटीमीटर, ये 3 है, ये 3 है, 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमने आपके लिए इस प्रकार का बनाया है, इसकी ये 4, यहाँ पे इसकी 3.5 है, 3.5 ये भी है, 3.5 ये भी है, और 3.5 ये भी है, 3.5 ये भी है। अब आपको इसमें से बताना है इनमें ए नंबर और बी नंबर समरूप है कि नहीं है, समरूप है कि नहीं है। भैया जी ये आपका समरूप नहीं है, क्योंकि इनकी भैया जी जो आकृति है और आकार दोनों बराबर नहीं है, तभी ये आपका समरूप नहीं है। ठीक, उसके बाद इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आगे बात करने वाले हैं, आगे बात क्या करने वाले हैं, सभी व्रत होते हैं, सभी व्रत आपके क्या होते हैं, समरूप होते हैं कि सर्वगांसम होते हैं। तो सभी व्रत आपके भैया जी समरूप होते हैं। जो आपके जितने भी व्रत होते हैं ये गोल वाले, ये आपके समरूप होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सभी वर्ग क्या होते हैं, वर्ग जो आपके होते हैं इस प्रकार वाले, तो 4 खाने वाले ये वाला, ये आपका वर्ग है, ये आपका स्क्वायर है। तो सभी स्क्वायर क्या होते हैं, लेकिन ये कहाँ पर से स्क्वायर था, या तो तिरछा था ना, तभी आपका समरूप नहीं होगा। उसी प्रकार सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समबाहु सभी भुजाएं बराबर हो, वो आपके समरूप त्रिभुज होते हैं। ठीक, यही आपका इतना है। और जैसा कि आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, हमने सब कुछ पढ़ा रखा है पिछले वीडियो में। तो उसके बाद 6.2 अभ्यास आपकी आने वाली है। 6.2 अभ्यास में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए थेल्स प्रमेय क्या है। थेल्स प्रमेय के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। थेल्स प्रमेय को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, BPTV प्रमेय इसको बोलते हैं, बेसिक थ्योरी वाली ये आपकी थेल्स प्रमेय है। तो सबसे पहले थेल्स प्रमेय कहती क्या है कि आपका एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है आपका। थेल्स प्रमेय पढ़ाने जा रहे हैं। 6.2 शुरू हो गई है, 6. आपके 1 भैया जी समाप्त, क्लियर। अब 6.2 आपके यहाँ से शुरू हो गई। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको थेल्स चाचा जी की याद आने वाली है। और बाबूजी थेल्स अंकल जी कहाँ है, थेल्स चाचा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, थेल्स चाचा प्रमेय। इस थेल्स चाचा प्रमेय क्या कहती है, आपके सामने कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम हमने ABC रख दिया है, त्रिभुज का नाम हमने क्या रखा है, ABC। त्रिभुज का नाम A है, ये आपका B है, ये C है। और थेल्स चाचा कहते हैं इस त्रिभुज में कोई बिंदु ये बीच में काट दे और ये आपका क्या हो, समांतर हो। और हम आपको बात बता दें कि समरूप का साइन कैसा होता है, समरूप का साइन ये आपका इस प्रकार का होता है। ठीक, ये आपका समरूप का साइन होता है। तो थेल्स चाचा कहते हैं कि कोई त्रिभुज है ABC, इसके भुजाओं का नाम मान है, अगर इसको 2 बिंदु पे कोई काट दे उसका नाम आपका D और E हो जाए, क्या हो जाए, D और E हो जाए, D और E। यहाँ पे इसका कोई काट दे तो इसका ये हो जाए, ठीक, ये हो जाए। तो ये वाला BC समांतर होगी D और E के, यही आपके
थेल्स चाचा कहते हैं। इस थेल्स चाचा की प्रमेय को बहुत आसान तरीके से हम यहाँ पे करने वाले हैं। मात्र इस 5 मिनट के अंदर अंदर आपको थेल्स प्रमेय हम पूरी की पूरी आपको यहाँ पे बता देंगे, पढ़ा देंगे बहुत आसान तरीके से। सभी लोग हों तो आ जाइए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या देख लेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लेंगे कि थेल्स प्रमेय आपकी परीक्षा में 6 अंक में आने वाली है। ये आप हमारी बात को गांठ बांध लीजिए। तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय क्या कहते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक माप के समांतर त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। जो हमने यहाँ पे एक रेखा ये खींची थी, वही रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। ए बी ए डी बटे में डी बी ए ई बटे में ई सी, यही आपकी होती है थेल्स प्रमेय। तो सबसे पहले आप लोगों को एक त्रिभुज बना लेना है। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाना है और आपको यहाँ पे सिद्ध क्या करना होता है, तो थेल्स प्रमेय यहाँ से लिख देंगे, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, तो आपको इस थेल्स प्रमेय में लाना क्या होता है, लाना होता है ए डी बटे में डी बी बराबर होता है ए ई बटे में ई सी। यही आपको इस थेल्स प्रमेय में लाना होता है। इसी थेल्स प्रमेय के आधार पे आप इसको लाने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे इस सवाल को, इसको गांठ बांध लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज को बनाना है। तो यहाँ पे हम आपका एक त्रिभुज बनाए दे रहे हैं। ठीक, ये हमने आपके लिए एक त्रिभुज बनाया है और इसका नाम हमने ए बी सी रखा है। फिर आपको यहाँ पे कोई आपके त्रिभुज को कोई बिंदु को काटती है, समांतर है, इसका नाम डी रखा है, इसका नाम हमने ई रखा है। अब आपको यहाँ पे लिखेंगे माना त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे आप क्या मानेंगे, यहाँ पे आप मानते हैं कि माना त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी के समांतर खींची गई रेखा डी ई भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु डी और ई प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पे क्या आप लाइन लिखेंगे, आप यहाँ पे लाइन लिख देंगे माना त्रिभुज ए बी सी में, माना त्रिभुज ए बी सी में, माना त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी के समांतर, भुजा ए बी सी में बी सी के समांतर, बी सी के समांतर क्या होता है, बी सी के समांतर खींची गई रेखा, बी सी के समांतर खींची गई रेखा डी ई भुजा डी ई भुजाओं ए बी को डी और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। आप इतनी लाइन को याद कर लेंगे, बस आपका भला यहीं पे हो जाएगा। और आपको सिद्ध क्या करना है, ऊपर वाला सिद्ध करना है, ऊपर वाला आपको सिद्ध करना है। बिंदु ई से ए बी पर लंब डाला गया, मतलब कि आपको यहाँ पे एक लंब डाला गया है, यहाँ पे आपका ये लंब डाला गया है और इधर से भी आपका एक लंब डाला गया है। ठीक, इधर से भी आपका एक लंब डाला गया है
और ये आपका इधर से भी एक लंब डाला गया है, इधर से भी आपका ये एक लंब डाला गया है। तो इसका नाम आप क्या रखेंगे, इसका नाम आप एच को रख दे रहे हैं। यहां से आपका लंब नहीं पड़ा सरकार, इसका नाम आप एच को रख दे रहे हैं, एच ही रख दे रहे हैं बस। और यहाँ पे ये आपका 90 डिग्री का क्या बनने वाला है, 90 डिग्री का आपका यहाँ पे कोण बनने वाला है। ठीक इतना ही होने वाला है। अब आगे क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लेना है, उपपत्ति कर देनी है। आपको त्रिभुज क्या लेना है, ए डी ई लेना है। ए डी ई का आपको क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं, रिपीट करे दे रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे त्रिभुज लेना है। त्रिभुज लेने के बाद ए बी सी आपको लिख लेना है। ए बी सी जब लिख लेंगे फिर उसके बाद आपके सामने बी सी जो नीचे वाला आपका आधार होता है, बेस होता है, उसके ऊपर आपको दो बिंदु को रखना है पॉइंट, फिर एक सीधी रेखा को खींच देना है जिस प्रकार हमने यहाँ पे खींची। इनका नाम आप डी ई रखेंगे, फिर ई से आप लंब को गुजारेंगे, इस लंब का नाम आप एच रख दें या कुछ और रख दें, इससे मतलब नहीं, आप यहाँ पे कुछ भी रख दें। फिर उसके बाद ई से नीचे को लाएंगे, फिर डी से इधर को कर देंगे। इतना करने के बाद इस लाइन को आप 2-4 बार लिखेंगे, आराम से ये आपकी बन जाएगी। अब यहाँ पे हम प्रूफ करने वाले हैं। प्रूफ क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे ए डी ई का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। तो क्षेत्रफल आपका कैसे क्या निकलेगा, ए डी ई का क्षेत्रफल आपका यहाँ पे कैसे क्या निकलेगा, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या जाएगा, 1/2 आपका होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, तो यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2, आधार आपका इसका कितना है, ये आपका आधार हो जाएगा। ए डी ई लिए हैं तो इसका उल्टा करेंगे तो ए डी आपका यहाँ पे आधार हो जाएगा और ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी, ई एच आपकी ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि यही ना ऊंचाई है, क्योंकि यही ना ऊंचाई है, तो ई एच आपकी ऊंचाई हो जाएगी। समीकरण इसको आप एक मान लेंगे। फिर उसके बाद आपको त्रिभुज दूसरा लेना पड़ेगा। दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे, दूसरा त्रिभुज भैया जी आप यहाँ पे लेंगे वी डी ई लेंगे। वी डी ई त्रिभुज को आप यहीं पे ले लेंगे, वी डी ई को लेंगे। वी डी ई को पहले आपने इसको लिया था, अब आप वी डी ई को लेंगे। लिखेंगे त्रिभुज वी डी ई का क्षेत्रफल। तो वी डी ई का जब आप क्षेत्रफल लेंगे तो 1/2 गुणे, तो वी डी लिए हैं तो डी बटे में आपका भी हो जाएगा, तो लिखेंगे डी बटे में बी गुणे में ई गुणे में एच। ये आपकी दूसरी समीकरण बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। ठीक, उसके बाद फिर क्या लेंगे, फिर आप त्रिभुज लेंगे ए ई डी, फिर उसके बाद आप त्रिभुज क्या लेंगे ए, चलिए अब उसके बाद त्रिभुज आप फिर से पुनः लेंगे किसको, अभी आपको इतना ही मिला है। फिर उसके बाद त्रिभुज वी डी ई को ले लिए हैं, फिर ए डी ई को लेंगे, फिर दोबारा आप लेंगे ए डी ई को लेंगे, फिर उसके बाद आपको ए ई डी को लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 में ए ई, और गुणा में आपका क्या हो जाएगा, गुणा में आपका ई एच ही चलेगा, ई एच ही, क्योंकि यही आपकी ऊंचाई है। तो ये आपकी तीसरी समीकरण। फिर उसके बाद ई डी ई, त्रिभुज सी डी ई में चलेंगे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक, फिर 1/2 ई सी गुणे में ई एच हो जाएगा चौथी समीकरण। अब इन समीकरण को आपको बराबर कर देंगे।
तो बराबर किसको क्या करने वाले हैं, तो बराबर आप करेंगे समीकरण 1/2 को, समीकरण 1 बराबर कर देंगे, भाग करेंगे, बराबर नहीं भाग करेंगे समीकरण 2 को, फिर और समीकरण 3 भाग होगी आपकी समीकरण 4 से। जब आपकी इनकी भाग होगी तो क्या होने वाला है, आप अब यहाँ पे देख लेंगे। चलिए 2 का यहाँ पे कर देंगे, 2 का उधर कर देंगे, और भाग करने में आप यहीं पे कर देंगे, कुछ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो इससे ई से वाला ई वाला कैंसिल, ठीक, तो ए डी बटे डी बी बच जाएगा। तो ए डी बटे में आपका डी और बी डी बी है डी बी। फिर उसके बाद यहाँ से भी ये कैंसिल, तो आपका चौथी में क्या बचेगा, चौथी में ये आपका क्या बचेगा, ए ई बटे में ये आपका ई सी। अब उसके बाद एक चीज आपको पता हो कि जो आपका वी डी ई सी है, इनका आधार आपका बराबर, इनकी लंबाई बराबर है, तो यहाँ पे एंड को हटा के आप बराबर का साइन लगा देंगे। अब यही तो आपको लाना था कि नहीं लाना था। इतनी सरल विधि से एक ही पेज पे आने वाली आपकी थेल्स प्रमेय स्कूलों में अधिकतर नहीं कराई जाती, इसको याद कराया जाता है, जो आपके यहाँ पे आज हो गई है। अब इसी पे आपको हम सवाल, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आपको कराए दे रहे हैं, छोटा सा ही सवाल होने वाला है, ध्यान से देखेंगे तो सवाल आसानी से आप यहाँ पे ही कर देंगे इस थेल्स प्रमेय के प्रयोग से ही। चलिए हम सवाल आपको, ये आपका ए बिंदु है, ये आपका बी बिंदु है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये आपका ई है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 दिया है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। अब आपको इसमें थेल्स प्रमेय का यूज करना है बस, और इस ईसी का मान बताना है। चलिए अब ईसी का मान तो अगले में देख लेंगे। ये आपका है, तो इसमें आपको थेल्स प्रमेय का उपयोग करना है, इनको बराबर दिखाना है। तो थेल्स प्रमेय आपकी है क्या, ए डी बटे में डी बी बराबर होता है ए ई के और ई सी के। तो आपका ए डी बटे में डी बी बराबर होता है ए ई के बटे में ई सी के। तो ए डी कितना है, ये आपका 5 है, बटे में ये आपका 10 हो जाएगा, बराबर ए ई कितना है 2, और ई सी कितना है, ई सी आपका 4 है, तो 4 कर देंगे। इनको काटेंगे तो ये आपको बराबर दिख रहा है कि नहीं, तो ये आपकी समांतर हो गई कि नहीं, 1/2 बराबर है 1/2 में, तो ये आपकी बी सी भुजा समांतर है डी ई के। यही आपकी थेल्स प्रमेय होती है। एक सवाल हमने आपको करा दिया है, और दूसरे सवाल में क्या कहेगा, ये ईसी नहीं दिया है, तो आपको ईसी के जगह पे ईसी लिखना होगा। इसलिए एक सवाल करा दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे सिर्फ 2 ही रहेगा, 2 ही। यहाँ पे ई और सी, इनकी तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे आपका ईसी हो जाएगा। तो ई सी यहाँ पे आप अगला टका है का 2, और ई सी तिरछी गुणा करेंगे तो ई सी बराबर, ये आपका कितना हो जाएगा, ई सी बराबर ये 4 हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये आपका दूसरा भी सवाल 6.2 का कंप्लीट हो गया, तुरंत का तुरंत, तत्काल में ये आपके सवाल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं कि नहीं। अब उसके आगे जो आपके कठिन सवाल हैं वो भी हम कराने जा रहे हैं। हाँ, तो अब देखेंगे आपके सामने बहुत मजेदार प्रश्न आ गया है। यहाँ पे क्या प्रश्न है, इतना जबरदस्त, इतना सरल भाषा से यहाँ आपकी एनसीईआरटी का पहला ही यहाँ पे प्रश्न होने वाला है। क्या है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई बिंदु पर काटती है, तो आपको थेल्स प्रमेय आपको यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले आपका चित्र क्या है, और आपसे यहाँ पे 47 में कहा क्या गया है। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सवालों को बहुत ध्यान से, बारीकी से, बेसिक तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आपका सवाल नंबर ये दूसरा होने जा रहा है। पहला अभी आपने देखा, तुरंत कहते देखा कि यहाँ पे देखा कि नहीं देखा, बोलेंगे कमेंट बॉक्स में सरकार हमने देखा। अब बात करने वाले हैं दूसरे सवाल पे, एक बार फिर पढ़े दे रहे हैं। यदि कोई रेखा त्रिभुज आपका क्या है, त्रिभुज आपका, हम यहाँ पे चूर राइट
क्यूराइट, ये आपका हमने त्रिभुज बना दिया है और इसको कोई रेखा डी और ई बिंदु पे बेचारे को काट के जा रही है और मछली बना के जा रही है। ठीक, ये पूरा का पूरा त्रिभुज है। अब आपको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है मतलब कि प्रूफ को हम यहाँ पे आज पीछे लिखने वाले हैं, तो टेंशन किसी बच्चे को नहीं लेना है। तो सिद्ध क्या करने वाले हैं, ए डी बटे में आपका हो जाएगा ए डी बटे में ये आपका डी, ए डी बटे में ये आपका ए बी, यहाँ की बात है। तो यही बच्चों को कंफ्यूजन रहा था, इसको आज हम सुधारने वाले हैं। तो ए ई बटे में ए सी हो जाएगा, यही आपको सिद्ध करना है। तो अब आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर देंगे, ये आपको दिया है इसी को आप ला देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे लाएंगे, इस पाइथागोरस आप प्रमेय से लाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, ए सी जो आपकी भुजा है समांतर है, ए बी सी भुजा किसके समांतर है, डी ई बिंदु के। इतना आपको पता है, जब इतना पता है तो आप थेल्स प्रमेय लगा देंगे। थेल्स प्रमेय से, थेल्स थ्योरम से, थेल्स प्रमेय से आप लोगों को थेल्स प्रमेय अभी हमने आपको पढ़ाए, उसी प्रमेय को आप यहाँ पे लगा देंगे। बहुत आसान तरीके से, बहुत जानदार तरीके से देखेंगे तो कतई जहर लगेगा और नहीं देखेंगे तो कतई आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे इतना जबरदस्त सिस्टम बनाने वाले हैं, देख लेंगे तो मजा आ जाएगा। अब इस सवाल को कैसे करेंगे थेल्स प्रमेय से, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है, जो आपका डी और बी है आपको डी बी बटे में ए डी लिखना है। डी बी बटे में डी बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी बी बटे में डी बी। चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से देख लेंगे। यहाँ पे ए डी है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इसको उल्टा लिखना है। आप थेल्स प्रमेय में क्या लिखते थे, ए डी लिखते थे, फिर बटे में आप डी बी लिखते थे, लेकिन यहाँ पे आप उल्टा कर देंगे। आप इसका उल्टा करेंगे, इसका रिवर्स मार देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बी बटे में आपका ए डी हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे सी ई और बटे में ए ई हो जाएगा, बटे में ए ई हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में आपको एक एक जोड़ देना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में एक एक जोड़ने पे, अभी आप इसको उल्टा किए हैं, फिर जो आपका फाइनल आंसर आएगा तब आप उसको उल्टा कर देंगे। इतना ही इस सवाल में समझना था। एक बार इस सवाल को फिर बता दे रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान से सभी लोग, बच्चे लोग जो भी, बुजुर्ग तो पढ़ेंगे नहीं, बुजुर्ग काहे पढ़ेंगे, और बुजुर्ग का हमारे पास काम का कुछ भी काम बुजुर्गों का यहाँ पे नहीं है, बुजुर्ग तो बहुत बड़े बुद्धिमान। तो यदि कोई रेखा, मतलब कि ये वाली रेखा की बात हो रही है, रेखा की बात हो रही है, लाइन की बात हो रही है, ठीक। तो यदि कोई रेखा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी हमने आपके लिए पेश कर दिया है, ठीक। फिर उसके बाद ए बी और ए बी ए सी बिंदुओं को क्रमशः डी और ई पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है या काट कर जाती है, ये यहाँ पे कहा गया है। फिर उसके बाद तो ये आपके BC के समांतर है, मतलब कि BC के ये बिंदु आपके समांतर है, ये भी आपके सवाल में बता दिया गया है। ये बता दिया है तो अच्छी बात है, फिर आगे की बात करेंगे। और उसके बाद कहेंगे सिद्ध कीजिए कि ए डी बटे में ए बी, ए ई बटे में ई सी, यही आपको सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने से पहले आपको डी बी सबसे पहले लिखना है। आप लोग थेल्स प्रमेय में क्या लिखते थे, ए डी बटे में डी बी लिखते थे, लेकिन आप यहाँ पे थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे, लेकिन जरा दिमाग लगा के करेंगे। तो कैसे करेंगे, डी बी बटे में आपका डी बी बटे में आपका ए डी हो जाएगा, फिर उसके में ई सी बटे में ए ई हो जाएगा। इसके इतना करने के बाद अब आप लोग क्या करेंगे, एक एक दोनों पक्षों में, दोनों टर्म में 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे, 1 को ऐड कर देंगे। हाँ, हिंदी इंग्लिश यहाँ पे मिक्स होगा, क्योंकि ना हम हिंदी वाले ना इंग्लिश वाले, ठीक। तो दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, तो भैया जी डी बी बटे में ए डी हो जाएगा, प्लस में आपका 1 हो जाएगा, बराबर में सी ई
बटे में ए ई हो जाएगा, प्लस में आपका 1 हो जाएगा। ये पूरा का सिस्टम बन के आ गया कि नहीं आ गया? ये अब आपके सामने एक फ्रैक्शन निकल के आई है, मतलब कि फ्रैक्शन का मतलब है भिन्न निकल के आए हैं। अब आप लोग भिन्न तो लगाना जानते होंगे, तो भिन्न लगाना जानते हैं, वही यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप कर देंगे बिना निश्चिंत तरीके से। तो अब आपका क्या बनेगा? डी बी प्लस में ए और आपका डी हो जाएगा, बटे में सरकार क्या हो जाएगा? बटे में ए डी हो जाएगा, बटे में ए डी हो जाएगा, बटे में ए डी हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा कि नहीं? एक बार फिर से नीचे कर लीजिए, अब ज्यादा नीचे ना जाओ, फिर गलत बात है। फिर उसके बाद बराबर कर देंगे सी ई प्लस कर देंगे ए ई के, और पूरे के बटे में ए ई कर देंगे। अब बोलेंगे सभी बच्चों के समझ में आया कि नहीं आया? अब सभी बच्चों के, बुजुर्गों के भी समझ में आ गया होगा, आ गया होगा, आ गया होगा, आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा दिए। अब आप यहाँ पे दिमाग क्या लगाएंगे? 2% दिमाग की यहाँ पे जरूरत है, आपके पास पूरा 100% दिमाग है, ये हमको पता है। तो डी बी प्लस में ए डी, ये भुजा आपको कहाँ पे दिख रही है? लेकिन डी बी और प्लस में ए डी मतलब कि एक बार फिर समझेंगे आपको यहाँ पे रफकार, यहाँ पे डी बी प्लस में ये आपको ए और डी मिल रही है, तो ये आपकी पूरी भुजा क्या हो रही है? और पूरी भुजा आपकी सरकार क्या हो रही है? पूरी भुजा आपकी डी बी प्लस में ए डी, तो ये आपकी पूरी ए बी बन रही है कि नहीं बन रही? पूरी भुजा आपकी ये ए बी बन रही है कि नहीं? ये आपकी पूरी भुजा ए बी बन रही है कि नहीं? ये आपको पूरी भुजा ए बी बन रही है, तो आप यहाँ पे ए बी लिख देंगे। ए बी लिखने के बाद अब आप नीचे क्या करेंगे? आपका नीचे में ए डी तो है ही यहाँ पे, तो ये आपका ए बी हो जाएगा, बटे में आपका ए डी हो जाएगा। ठीक, फिर बराबर कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 1% दिमाग और लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ई प्लस में ए ई, मतलब कि भैया जी सी और ई है प्लस में ए और ई है, तो इनको, इन बाहरी को उठा लेंगे। ए सी को उठाएंगे तो ए सी बटे में आपका क्या हो जाएगा? बटे में ए ई हो जाएगा। ये आपको निकल के आ गया है, लेकिन ये आपका अभी प्रूफ नहीं हुआ है, अभी आपका ये सिद्ध नहीं हुआ है। अब आप इसको उल्टा कर देंगे। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन जब आपका आ ही गया है तो इसको उल्टा कर देंगे। लिखेंगे उल्टा करने पर, उल्टा करने पर, उल्टा करने पर, उल्टा करने पर, उल्टा करने पर उल्टा कर देंगे, तो ये आपका क्या बन के आएगा? जो यहाँ पे पूछ रहा था वही आ गया। ए डी बटे में ए बी बराबर में ए ई बटे में आपका ए सी। यही आपको सिद्ध करना था कि नहीं सिद्ध करना था? यही ना सिद्ध करना था, तो सिद्ध कर दिए हैं, समझ में आ ही गया है। तो यहाँ पे इति सिद्धम लिखा जाता है। आप प्रूफ लिखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रूफ, प्रो नहीं, प्रूफ आधी मीनिंग लिखें, पूरे का पूरा स्क्रीनशॉट मान लीजिए। फिर अगली प्रश्न पे ताबड़तोड़ तरीके से काम करने वाले हैं अभी तुरंत। बहुत बढ़िया प्रश्न मिला है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, इस प्रश्न में आपके 3 सवाल दिए हैं, इन तीनों सवालों को बहुत अच्छी तरीके से आप करेंगे। बहुत बढ़िया। हम आपको एक बता देंगे, जो आपको 2 बचेंगे, आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें पिन करके देंगे, और जिसका आंसर सही होगा उसके आंसर को हम पिन कर देंगे। हमेशा उसका आंसर ऊपर ही रहेगा, ठीक, ऊपर ही यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका प्रश्न क्या है देख लेंगे। आपकी एनसीईआरटी का भी प्रश्न है, क्योंकि आपका जो पेपर है एनसीईआरटी से बनता है, तभी बंसवाड़ में एनसीईआरटी ही आपकी कवर कराई जा रही है। एक्स्ट्रा प्रश्न देखने के लिए ये जितने भी आपके चैप्टर हैं कक्षा 10 के, सभी पढ़ा दिए गए हैं। बहुत डिटेल वीडियो आपका पढ़ा हुआ है, आप उनको देख सकते हैं। तो आपके सामने प्रश्न नंबर 3 क्या बनने वाला है देख लेंगे। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। मतलब कि सबसे पहले जितना कहा जाए उतना पढ़िए, और उतना आप फिगर बना सकते हैं तो बनाइए। फिलहाल तो इसमें त्रिभुज की बात है, तो त्रिभुज ही आपको मिलेगा, आयत का सवाल ही यहाँ पे नहीं बनता। ठीक, ये आपका पूरा का पूरा त्रिभुज बना दिए हैं, तो इसका नाम क्या रख देंगे? इसका नाम पी क्यू आर है, तो आप यहाँ पे पी रखेंगे, यहाँ पे क्यू रखेंगे, आप यहाँ पे आर कर देंगे। इतना करने के बाद आगे पढ़ेंगे
पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ है, मतलब कि पी क्यू पर एक बिंदु आपका क्या है, पी क्यू पर आपका एक बिंदु क्या है, ई है ये आपका, और पी आर पे आपका एक बिंदु क्या है, एफ बिंदु है। इतना कहा गया है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है, क्या, मतलब कि ई एफ जो है आपका समांतर है क्यू आर के, यही आपको बताना है। भैया जी आपने थेल्स चाचा की प्रमेय को पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है? भैया जी पढ़ रखा है। अभी हमने आपको इसके बाद तुरंत बहुत बढ़िया तरीके से बता रखा है। थेल्स प्रमेय आप लोग भूलेंगे नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से। तो आपके सामने पहले ही प्रश्न को हम पेश कर रहे हैं, दूसरा तीसरा आप कर देंगे, कमेंट बॉक्स में उसका पेश कर देंगे। तो यहाँ पे भैया जी पीई बराबर आपका हमको दिया गया है 3.9, 3.9 की बात है, 3.9 दी। तो हमने आपके लिए पूरे प्रश्नों को लिख दिया है, और जिनमें से सबसे बढ़िया प्रश्न आपका यहाँ पे 3 नंबर 2 नंबर वाला होना है। हम आपको थेल्स चाचा की प्रमेय को याद दिलाते हुए ये प्रश्नों को बहुत बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे करने वाले हैं। तो थेल्स चाचा की प्रमेय क्या कहती है? तो प्रमेय हम पूरी की पूरी इसी त्रिभुज को देखकर ही लिखने वाले हैं। तो थेल्स चाचा की प्रमेय कहती है कि बाबूजी पी ई बटे में होगा ई क्यू के, क्या कहती है कि P और जो आपका E है बटे में होगा E Q के, ठीक है। फिर बराबर आपका हो जाएगा PF, ठीक, PF हो जाएगा, फिर बटे में आपका FR के, बटे में आपका हो जाएगा FR के। यही आपकी पूरी की पूरी प्रमेय पे इनके मान को रखेंगे धमाधम धमाधम। आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में हमारे फेंक देंगे। तो P और E का मान कितना है? PE का मान 3.9, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 3.9, और बटे में EQ का मान कितना है? EQ का मान आपका भैया जी 3 है। बहुत अच्छी बात है, ठीक। उसके बाद क्या है? बराबर का साइन लगा है, बराबर का साइन लगा दिए। PF का मान कितना है? PF का मान 3.6 है, तो 3.6 है, बटे में भैया जी FR का मान कितना है? FR का मान 2.4 है। तो आप यहाँ पे 2.4 कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल। अब इसको जब आप काटेंगे तो ये कितनी बार में चला जाएगा? ये आपका 3 बार में, ये आपका 2 बार में खल्लास हो जाएगा, ये आपका 1.3 बार में खल्लास हो जाएगा। तो अब आपका बचा क्या है? अब आपका बचा है 1.3 बटे में 1 आपका बराबर हो जाएगा 3 बटे के 2 के, और तलवार वाली गुणा करा देंगे, और तिरछी गुणा करा देंगे, और तलवार वाली गुणा करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर उसके बाद 3.2 की गुणा जब 2 में कराएंगे तो आपका क्या बनेगा? 2.6 इज इक्वल टू भैया जी 3। ये आपका आंसर यहीं पे आने वाला है। बहुत शानदार, बहुत जानदार तरीके से आपको इतना ही यहाँ पे पूछा गया था, और कुछ भी पूछ नहीं सकते। और इसमें पूछा गया है जो आपकी सवाल नंबर तीसरा, इसमें आपको FR भुजा का मान ज्ञात करना है। स्क्रीनशॉट मान लेंगे। सभी सवाल इसी तरीके से लगने वाले हैं। जितनी लोग इस सवाल को नहीं लगा पाते हैं, कृपया उन्हीं से विनम्र निवेदन है कि उन सवालों को बहुत तरीके से लगाना है। वो अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो त्रिभुज डग 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 आपका हालेगा। स्क्रीनशॉट मान लिए। अब सवालों का सिलसिला आगे शुरू होगा। सवाल नंबर 4 देखेंगे, ठीक। हाँ तो भैया जी अब देखिए आपका सवाल नंबर 4 होने वाला है। बहुत जबरदस्त है। 4 नंबर में या 6 नंबर में बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। इतना सवाल जबरदस्त है क्योंकि ये सवाल इतना फेमस है। सभी अध्यापक इसको यूट्यूब पे कराते हैं। हम क्यों ना कराएं, शायद इस बार आ जाए। तो यहाँ पे आकृति में यदि यल यम समांतर है CB और यल एन समांतर है किसके? CB के, मतलब कि यल यम समांतर है CB के। अच्छा कोई भुजा होंगी। अभी आपको त्रिभुज नहीं पता है, आकृति आपको नहीं पता है, आपको इसका शेप नहीं दिया गया है। अभी हम बनाएंगे शेप। आपको यहाँ पे टेंशन लेने की बात तनिक भी नहीं है। तो आपको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है?
ए एम बटे में आपको ए बी सिद्ध करना है, बराबर में ए एन बटे में आपको ए डी सिद्ध करना है। ये आपका सवाल है। तो आकृति आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, तो सभी लोग बहुत शानदार, बहुत जानदार और दिल थाम के बैठने वाले हैं यहीं पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आकृति आपके सामने हम पेश कर देंगे। तो यही आपकी आकृति होने वाली है। कुछ तो बच्चे जान गए होंगे कि सरकार किस प्रकार का प्रश्न कराने जा रहे हैं, सरकार किस प्रकार का प्रश्न कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये आकृति ही बड़ा तिरछा है, लेकिन हमसे बड़ा तिरछा कोई है नहीं। ठीक, ये आपकी आकृति बनने वाली है। ठीक, यही आपकी आकृति बनने वाली है। आकृति को आप शेप कहते हैं, फिर उसके बाद ये आपका इधर से है, फिर ये आपका इधर से है। ये आपकी आकृति है। इसके नाम भी कुछ दिए गए हैं। इसका नाम भैया जी यल दे दिया गया है, इसका मान आपका यन दे दिया गया है, इसका मान आपका यम दे दिया गया है। आपको यम दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा। ठीक, उसका नाम यम दे दिया गया है, इसका नाम सी दिया है, इसका नाम आपका डी दिया है। इस अरे अब तो कुछ गलती हो ही गई मोटा भाई। यम यल यन, ठीक, ये आपका यम दिया है, ये आपका बी दिया है और ये आपका ए दिया है। अब ये आपकी पूरी की पूरी आकृति है और आपको यहाँ पे दिया क्या है वो भी लिख देंगे। आपको यहाँ पे क्या दिया है? दीपावली हो गई है तब भी दिया की बात कर रहे हैं, ये गलत बात है। तो सबसे पहले आपको शुरू में सिद्ध करना है ए ई समांतर है किसके? ए सी के। फिर उसके बाद और में आपसे ये डबल सवाल की बात कर रहा है। उसके बाद कहा गया है डी एफ जो आपका है, डी एफ समांतर किसके है? ए ई के, ये आपका समांतर है और सिद्ध क्या करना है और आपको प्रूफ क्या करना है यही आपको बताना है। तो अब आपको यहाँ पे अब पूरा सवाल ही गलत नोट करा दिए हैं सरकार, कुछ और की बात है और कहाँ का क्या कर दिए हैं ये गलत बात है। आपको दिया कुछ और है, दूसरा सवाल करा दिए हैं, इसी को भी कराने वाले हैं। यहाँ पे तो यल यम की बात हो रही थी। चलिए अब देखें आकृति में क्या क्या दिया है। तो आपका यहाँ पे यल यम जो आपकी भुजा समांतर किसके है? सी बी के समांतर है। ठीक, अच्छी बात है, ओके सर। फिर उसके बाद और में आपको क्या दिया है? और में आपको क्या दिया है? तो यहाँ पे देखेंगे सी बी और यल जो आपकी यन है समांतर किसके है? सी डी के, ये आपको यहाँ पे दिया गया है और आपको सिद्ध क्या करना है? ए एम बटे में आपको सिद्ध करना है ए बी और बराबर में कर देंगे ए एन और बटे में आप कर देंगे ए डी, यही आपको सिद्ध करना है। इस आकृति को देख के तो सभी बच्चे इस प्रश्न को चाहे 4 नंबर में आए चाहे 40 नंबर में आए, सभी बच्चे इस प्रश्न को छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इस तरीके के प्रश्न आपके जितने भी बनेंगे, आप एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ के आएंगे। इस आकृति को अभी हम इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं, इस आकृति का पोस्टमार्टम कर देंगे बिना एमबीबीएस, अरे क्या बोलते सर, क्या बोलते? एमबीबीएस से, ठीक, बिना एमबीबीएस करे। तो सबसे पहले ये आपको आकृति दी गई है, पहले आप इसको उठाएंगे, यल यम समांतर है, यल यम समांतर है सीबी के। तो पहले एक न त्रिभुज को उठा लें, पहले एक न त्रिभुज को उठा लें। चलिए पहले हम एक त्रिभुज को उठा ले रहे हैं, इस आकृति को हम तोड़ने फोड़ने का काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी आकृति 1 नंबर बनने क्या वाली है? तो यहाँ पे देख लेंगे चोराइट चोराइट चोराइट, ये आपकी आकृति बनने वाली है। फिलहाल तो ये अभी ऊपर हो गया, इसको हम हटाने का कष्ट करेंगे और कष्टी तो बहुत है। ठीक, अभी देख ले चोराइट चोराइट चोराइट, ये आपकी आकृति बनने वाली है और यहाँ पे इस प्रकार ये वाला है, इसका नाम यल है, इसका नाम सी है, इसका नाम बी है, इसका नाम आपका ए है। अब आपको इस आकृति पे ध्यान देना है, इस आकृति पे ध्यान देना है। जब तक आप इस आकृति पे इस शेप पे ध्यान नहीं देंगे आपसे सवाल नहीं बनेगा। अब आपसे यहाँ पे कहा क्या गया है? अब आपसे यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे यम, यहाँ पे कहा गया है कि ए एम समान ए एम बटे ए बी है, तो ए एम बटे में आपका ए बी है, फिर बराबर में आपका क्या है? अब आप इसको कैसे लाएंगे? अब आप इसको कैसे लाएंगे? तो आपने थेल्स प्रमेय पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? सबने पढ़ी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स चाचा की प्रमेय से, थेल्स और थेल्स चाचा नहीं लिखेंगे सरकार, यहाँ पे थेल्स प्रमेय
थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि ए एम बटे में आपका होता है एम बी, और लेकिन जब आप दोनों पक्षों में एक को जोड़ देंगे तब आपका क्या बन जाएगा, ए एम बटे में ए बी बन जाता है कि नहीं बन जाता है सरकार, बन जाता है। तो चलिए बना दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे। अगर हम आपको बताएं कि ए एम बटे में ए बी कैसे हो गया, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप भैया जी यहाँ पे ये इस प्रकार कर देंगे कि एम बी आपका क्या हो जाएगा, एम बी बटे में आप क्या हो जाएगा ए बी, और प्लस में ए कर देंगे यहाँ पे ए बी, तो आपका एम बी बटे में ए बी हो जाएगा। तो एम बी बटे में ए बी हो जाएगा, तो ये आपका ए बी बन जाएगा, यहाँ पे आपका एम जाएगा। ठीक, एम यहाँ पे ऐड कर देंगे। जिस प्रकार आपने दूसरा प्रश्न को क्या है उसी प्रकार यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, और आपको थेल्स प्रमेय के बारे में कुछ शॉर्ट कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को बहुत शानदार बहुत जानदार तरीके से यहाँ पे कर पाएंगे। थेल्स प्रमेय से क्या होने वाला है, ए एम बटे में आपका बन जाएगा ए बी बन जाएगा, क्योंकि ये आप सवाल नंबर दूसरे में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ के आए हैं। तो उसके बाद आपका बराबर हो जाएगा ए एल बटे में आपका ए सी, तो ये आपका ए सी समीकरण नंबर, आप इसको एक मान लेंगे कि मान नहीं लेंगे, मान लेंगे। अब फिर दूसरी में क्या है, दूसरा चित्र बनाएंगे, तो दूसरा चित्र भी हम आपके सामने बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे, तो सी डी ए, ठीक, सी डी ए, और ये आपका यहाँ पे यल है, यहाँ पे आपका यन है। फिर यहाँ पे भी सेम प्रक्रिया करने वाले हैं, सेम प्रक्रिया क्या करेंगे, ए एन बटे में ए डी, तो यहाँ पे ए एन बटे में ए डी हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा ए एल बटे में ए सी, ये आपकी समीकरण नंबर दूसरी हो जाएगी। समीकरण एक को बराबर कर देंगे समीकरण नंबर 2 से बराबर कर देंगे, तो इससे पूरा ये वाला सिस्टम कैंसिल। तो अब आपका बचा का है ए एम बटे में आपका बचा है ए बी, और बराबर कर देंगे ए एन के, और बटे में हो जाएगा ए डी। ये आपका सवाल नंबर समाप्त हो गया है। अब कसौटी हम आपको यहाँ पे बता दें, फिर वीडियो को एंड करने वाले हैं। ये आपकी सास कसौटी होती है, फिर यस यस कसौटी होती है, यहाँ पे एंगल एंगल एंगल, ये आपकी कसौटी होती है। इन कसौटियों यहाँ पे एंगल साइड बराबर होंगे, यहाँ पे साइड बराबर होंगे, यहाँ पे एंगल 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 बराबर होंगे। एंगल एंगल कैसे बराबर होंगे, तो मान लीजिए ये आपके सामने एक त्रिभुज है, यहाँ पे एक सामने आपका ये त्रिभुज है, तो यहाँ पे आपका ए नाम है, यहाँ पे आपका बी नाम है, यहाँ पे ये आपका सी नाम है, यहाँ पे ए नाम है, यहाँ पे ए नाम नहीं, यहाँ पे पी नाम है, यहाँ पे क्यू नाम है, यहाँ पे ये आर नाम है। ये भी आपका 90, ये भी 90, ये भी 90 नहीं 60 है सरकार, 90 थोड़ी ना, 60, ये आपके 60, ये भी 60, ये भी 60, तो ये 60, ये 60, ये 60, ये 60, ये 60। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का यानी तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, भुजाओं का योग कितना होता है, किसी को पता है कि नहीं, जो आपका पाई का मान होता है, पाई का मान डिग्री में, पाई का मान डिग्री में कितना होता है 180। तो हमने ये आपको सिर्फ एडवांस लेवल बताया है, तो 180 आप यहाँ पे ऐड रखेंगे बस। तो ये आपका यहाँ पे एंगल 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 एंगल, तो यहाँ पे आपके लगी है एंगल 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 कसौटी कसौटी कसौटी, यहाँ पे एंगल 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 कसौटी लगी है, ये हमने आपको बता दिया है। अब आपके लिए होमवर्क के लिए सवाल क्या है, सवाल बहुत जबरदस्त है, अगर ना कर पाए तो ये हमने आपका इंस्टाग्राम पे पहले ही हमने इसको अपलोड कर दिया है। इतना जबरदस्त, इतना भयानक, इतना बढ़िया सवाल है, ये हमने आपके सामने सवाल लिया है। अब यहाँ पे आपका है क्या, ए बी सी, ये आपकी ए है, ये आपकी बी है, ये आपकी सी भुजा है, ये आपकी ई भुजा है, ये आपकी एफ भुजा है, ये आपकी डी भुजा है। अब आपको इसको भी अलग अलग तोड़ देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कहा क्या गया है, यहाँ पे कहा गया है डी और जो आपकी ई समांतर है किसके, एसी के, डी ई, पहले आप डी ई के लेंगे, ये समांतर है एसी के। उसके बाद कहा गया है, उसके बाद सरकार कहा गया है डी एफ समांतर किसके है, ए ई के, ठीक।
ये उसके बाद आपसे कह दिया गया है और आपको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बी एफ बटे में आपका एफ ई हो जाएगा बराबर में बी ई हो जाएगा और बटे में आपका ई सी हो जाएगा। यही आपको सिद्ध करना है। इसका आंसर आप लोग जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस इसका पूरा हल कर देंगे आप, या तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। आपका ही नंबर, आपका ही व्हाट्सएप है और आपके लिए ही ये काम करता है। ठीक, यहाँ पे कर देंगे या आप इंस्टाग्राम पे कर देंगे, सभी की लिंक नीचे दी गई है। ठीक, सभी को इसका आंसर करना है बहुत शानदार, बहुत जानदार तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तब तक के लिए जय हिंद।